हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्रु एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच वर्ड से हमें समझ आ जाता है कि फ्रांस की बात होने वाली है, लेकिन ये रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? तो रेवोल्यूशन कलेक्टिवली उन इवेंट्स को कहते हैं जिसकी वजह से कंट्री के अंदर एक बड़ा चेंज आता है और उस चेंज की वजह से उस कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एनवायरनमेंट इफेक्ट होते हैं। किसी भी रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स जानने बहुत जरूरी है। फर्स्ट, उस रेवोल्यूशन आउटब्रेक का रीजन। सेकंड, उस रेवोल्यूशनरी टाइम के बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए। और थर्ड, उन इवेंट्स का नॉर्मल लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट हुआ। तो इस चैप्टर में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये तीनों पॉइंट समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 14 जुलाई 1789 पेरिस की। किंग ने अपने आर्मी को आदेश दे दिया था सिटी के अंदर मार्च करने के लिए, और इसी वजह से ये रूमर फैल गया था कि किंग किसी भी टाइम पर जनता पे ओपन फायर करने का ऑर्डर दे सकता है। इसी चीज से बचने के लिए लगभग 7,000 लोग टाउन हॉल के आगे इकट्ठा हुए और बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अटैक कर दिया सो दैट उनको वहां से आर्म्स और एमिनेशंस मिल जाए। फाइनली वो लोग बेस्टाइल जेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे जेल को तबाह कर दिया, वहां के जेलर को मार दिया और वहां के कैदियों को रिहा कर दिया। और यहां से शुरुआत हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजन समझने के लिए चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। बात करते हैं 1774 की। उस वक्त फ्रांस का राजा लुई 16 हुआ करता था, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। बर्बन फैमिली 2 चीजों की वजह से बहुत ही फेमस थी, एक तो लेविश लाइफस्टाइल और दूसरा वॉर्स। लुई 16 अपने ग्रैंडफादर के एक्सपायर होने के बाद 19 साल की एज में किंग बन गया था, और 20 साल की एज में उसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हो गई थी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद फ्रांस में बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। इस क्राइसिस के बेसिकली 6 रीजन थे। आइए उन रीजन को जानते हैं। फर्स्ट, किंग ज्यादातर टाइम अपनी क्वीन के साथ स्पेंड करता था, जिसकी वजह से उसे ये नहीं पता था कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। सेकंड, किंग के पास एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा पैलेस ऑफ वर्साइलेस था, जिसकी मेंटेनेंस में बहुत सारा पैसा लगा करता था। थर्ड, बर्बन फैमिली को वॉर्स का बहुत शौक था। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जिसमें बहुत पैसा लगा करता था और हर बार प्रॉफिट नहीं हुआ करता था। फोर्थ, फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यूएस में अपनी 13 कॉलोनीज बना ली थी, तो फ्रांस ने उन 13 कॉलोनीज को फ्री करने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और यूएस को फंड्स भी दिए, जिसकी वजह से फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवर का कर्ज हो गया। लिवर उस वक्त फ्रांस की करेंसी थी, जिसको 1794 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिफ्थ, फ्रांस ने जो 2 बिलियन लिवर लोन लिया था, उस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता था, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट थी। और सिक्स्थ, किंगडम के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स भी थे, जैसे कि पुलिस, पोस्ट ऑफिस, स्कूल्स, फैक्ट्रीज। इन सब डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी भी देनी होती थी, जिस वजह से बाकी बचा हुआ पैसा वहां लग जाया करता था। थोड़े ही टाइम बाद किंगडम में पैसा बिल्कुल खत्म होने वाला था, और किंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो फ्रांस को इस फाइनेंशियल कंडीशन से कैसे बाहर निकाले। तो किंग ने डिसाइड किया कि वो टैक्सेस को रेज कर देगा, लेकिन टैक्सेस को रेज करने जैसे बड़े डिसीजन के लिए किंग अकेला काफी नहीं था। तो इस वजह से किंग ने एस्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई। अब तुम सोच रहे हो कि एस्टेट जनरल की मीटिंग क्या है, तो उसके लिए समझते हैं फ्रांस की सोसाइटी को। फ्रांस की सोसाइटी बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड थी: फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट को क्लर्जी बोलते थे, जिसमें चर्च से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट लोग आते थे। सेकंड एस्टेट को नोबिलिटी बोलते थे, जिसमें रॉयल फैमिली के लोग आते थे। और बचे हुए थर्ड एस्टेट में 3 टाइप के लोग आते थे, जैसे कि मर्चेंट और बिजनेसमैन, लॉयर और टीचर्स, और फिर आते थे पीजेंट्स और आर्टिशियंस,
यानी कि फार्मर्स और लेबर्स। थर्ड एस्टेट फ्रांस की पॉपुलेशन का 90% पार्ट थे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को बहुत सारे पर्क्स मिले हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा पर्क था नो टैक्स, यानी कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि सारे टैक्स थर्ड एस्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था। थर्ड एस्टेट के लोग बेसिकली 2 टाइप के टैक्स पे किया करते थे। पहला टीथिस, जिसमें आप अपनी क्रॉप प्रोडक्शन का या फिर अपनी सैलरी का 1/10 पार्ट चर्च को दिया करते थे एज टैक्स। और दूसरा था तैली, जिसमें डायरेक्टली स्टेट आपसे टैक्स वसूल किया करता था। साथ में सॉल्ट और टबैको जैसी बेसिक चीजों पर भी टैक्स लगा रखा था। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग एक ऐसी मीटिंग थी जहां पर तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव किंग के किसी बड़े डिसीजन को वोट के थ्रू यस या नो करने के लिए मीटिंग हॉल में इकट्ठा होते थे। ये डिसीजन वोटिंग की हेल्प से हुआ करता था। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट से 300 मेंबर्स आते थे और थर्ड एस्टेट से 600 मेंबर्स आते थे, जिसमें सोसाइटी के बड़े लॉयर्स, बिजनेसमैन और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हुआ करती थी। तीनों एस्टेट के पास एक वोट पावर थी, यानी कि क्लर्जी के पास 1 वोट पावर, नोबिलिटी के पास 1 वोट पावर और थर्ड एस्टेट के लोगों के पास 1 वोट पावर थी। तो जब किंग ने टैक्सेस रेज करने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग 5 मई 1789 को बुलाई, तब थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1 एस्टेट 1 वोट के सिस्टम को मानने की जगह डेमोक्रेटिक वोटिंग का प्रपोजल दिया, यानी कि हर एस्टेट के पास 1 वोट की जगह हर एक इंसान के पास 1 वोट हो। बट किंग ने ये नहीं माना और थर्ड एस्टेट के लोग वहां से गुस्सा होकर चले गए। इसी वजह से वोटिंग किंग के हक में हुई। अब नए टैक्सेशन रूल लागू हो गए थे, जिस वजह से थर्ड एस्टेट के लोगों को बहुत परेशानियां हो रही थी। सॉल्ट और टबैको के साथ साथ बहुत सारी बेसिक चीजों पर भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स वर्साइलेस के टेनिस इंडोर कोर्ट में इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे जिसमें इक्वलिटी और फ्रीडम होगी, और उनको लीड किया मिराबो और अबेसियस ने। मिराबो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, जिसका ये मानना था कि पर्क्स कभी भी किसी को बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए, और अबेसियस एक प्रीस्ट था। तो जब वर्साइलेस के इंडोर कोर्ट में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो पैरेलली फ्रांस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और एक बुरे विंटर सीजन की वजह से सारी हार्वेस्ट खराब हो गई थी, जिससे ब्रेड की शॉर्टेज हो गई। बेकर्स ने ऑलरेडी बहुत सारा ब्रेड अपने पास पहले ही स्टॉक कर लिया था, जिस वजह से आम लोगों के लिए ब्रेड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। इस ब्रेड की शॉर्टेज की वजह से फ्रांस में बहुत कैओस का माहौल था और इसी वजह से लोगों ने बेकरीज पे अटैक करना शुरू कर दिया और वहां के ब्रेड्स लूटने शुरू कर दिए। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही किंग ने पेरिस में अपने ट्रूप्स को मार्च करने के लिए बोला था और इसी के बाद हुआ बेस्टाइल के ऊपर अटैक। बढ़े हुए टैक्सेस और ब्रेड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज ही बना फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक का सबसे बड़ा रीजन। तो इस पार्ट के लिए केवल इतना ही। अगले पार्ट में जानेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का दूसरा बड़ा रीजन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर होने वाले इवेंट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए। एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आई हो तो हमें कमेंट करके बताइए। अभिश्रु एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।